Okay, good morning, students. Today I starts your geography chapter 4, last part, technological and institutional reforms in agriculture. It was mentioned, carefully listen, it was mentioned in the previous page that agriculture has been practiced in India for thousands of years. मतलब इसके पहले के पेज में ये चीज़ें बताई जा चुकी हैं कि आज हजारों वर्ष से कृषि होती आ रही है। जब से सिविलाइजेशन हुआ है, नियोलिथिक एज, जब हमारा अर्ली मैन खेती करना शुरू किया, तभी से वो एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन उसका रहा है और लिविंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट्स द सस्टेन्ड यूजेंस ऑफ लैंड विदाउट कैप्टेबल टेक्नो। ये वैसे पॉइंट हो गया था, फिर भी चलिए देखिए। हाँ, एक लाइन बना रहे हैं यहाँ से। ओके, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट्स इन स्पाइट ऑफ डेवलपमेंट्स ऑफ सोर्सेस ऑफ इरिगेशन, most of the farmers in large parts of the country still depends upon monsoon and natural fertility in order to carry on their agriculture। कह रहा है कि ज़्यादातर किसान जो हमारे, मतलब एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट किस पर डिपेंड करता है? इरिगेशन सिस्टम बेस्ट होना चाहिए, फर्टिलाइजर्स हो, गुड सीड होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी के HYV सीड हो, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड हो। लेकिन कह रहा है ज़्यादातर किसान जो हमारे किस पर डिपेंड है? मानसून पर, जहाँ पे बारिश के पानी पर ही अपनी फसल के लिए डिपेंड है। और नेचुरल फर्टिलाइजर्स, मतलब परंपरागत, आज भी वो फर्टिलाइजर्स खरीदने में सक्षम नहीं है, इरिगेशन व्यवस्था को सही करने में सक्षम नहीं है। ज़्यादातर छोटे किसान हैं, सीमांत हैं। फॉर अ ग्रोइंग पॉपुलेशन दिस पॉसेस अ सीरियस चैलेंज। और जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के साथ साथ, ये एक और चैलेंज बनता गया। फॉर मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन नीड्स कम्स सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। क्या है कि एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड लाइवलीहुड फॉर मोर देन 60%, मतलब जो कि हमारे देश के लगभग 60% लोगों को जीविका प्रदान करती है। कृषि एक तरह से उनको इनडायरेक्ट रोजगार देती है। फिर भी आज इसमें, कृषि के क्षेत्र में टेक्निकल इंस्टीट्यूशनल सुधार एक सीरियस प्रॉब्लम है, जिसमें काफ़ी सुधार करने की ज़रूरत है। Thus, collectivization, consolidation of holding, cooperation and abolition of जमींदारी सिस्टम को समाप्त करके आपसी कोऑपरेशन और सरकार के सहयोग से वर गिवन प्रायोरिटी टू ब्रिंग अबाउट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। प्रायोरिटी मतलब कि ज़्यादा महत्व दे करके, विशेष उसको, हाँ, to bring about institutional reform in the country after हाँ आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस का मतलब हो गया कि आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद इसमें फिलहाल काफ़ी कुछ सुधार हुआ कृषि के क्षेत्र में। आप देखते होंगे कि पहली पंचवर्षीय योजना जो है, टोटल इसी पर थी कि कृषि रिफॉर्म किया जाए, जिससे लोगों को एक सस्टेन लाइफ, मतलब जीविका के लिए, लाइवलीहुड, जीविका चलाने के लिए लोगों के लिए पर्याप्त अनाज हो। उसके बाद ग्रेन रिवोल्यूशन 1970 के दशक में, और फिर आज काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट हो चुका है कृषि के क्षेत्र में। सब
टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो इम्प्लीमेंट्स हैं, आपके टूल्स हैं, ये सब। द राइट ऑफ इनहेरिटेंस had already led to fragmentation of land। और जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस मतलब कि मतलब स्वामित्व जिसको हम कहते हैं, कि वो पहले ऐसा नहीं होता था कि हर लोगों के नाम जमीन होती थी। लैंडलॉर्ड्स, जमींदारी एक होता था गांव में, तो कोई जोतदार होता था, उन्हीं के नाम होता था। अब वो चाहे डिस्ट्रीब्यूट करे लैंड को या ना करे, लेकिन अब आज सबके पास अपनी जो भी ज़मीन है उसका वो नॉमिनेट है, उसके पास उसके नाम है वो, इसलिए वो फिक्स है। वो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी संपत्ति है। हम अचल संपत्ति के रूप में इसको करते हैं। चल और अचल दो तरह की संपत्ति होती है। And necessitating consultation of holding the laws of land reform were enacted, but the implementation was lacking or lukewarm। ये पूरा फिलहाल पैराग्राफ जो मैं आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये कल एक्सप्लेन हो चुका था। The government of India embarked upon introducing agriculture reform to improve Indian agriculture in the 1960s and 70s. The Green Revolution, based on the use of packaged technology, and White Revolution, Operation Flood। तो ये सारी बातें हो चुकी थी, आप लोग को याद नहीं रहता है, न आप लोग टिक करिए। नेक्स्ट पेज है आपका। यहाँ से देखिएगा, सम ऑफ द स्टार्ट स्ट्रेटजीज, ओके, सम ऑफ द स्ट्रेटजीज इन इनिशिएटेड टू इम्प्रूव द लॉट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। क्या कह रहा है? इम्प्रूव द लॉट ऑफ इंडियन मतलब भारतीय कृषि व्यवस्था में काफी सुधार हुआ। कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज इनिशिएटेड मतलब कुछ ऐसे कदम उठाए गए गवर्नमेंट के द्वारा, but this too led to the concentration of development in few section areas। कह रहा है concentration of development in a few section मतलब कुछ ही सेक्शन में, कुछ भाग में, कुछ वर्ग में। There in 1980s and 1990s the comprehensive land development program was initiated, which included both institutional and technical reform। इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल मतलब संस्थागत और तकनीकी दोनों सुधार उसमें किया गया। बोथ प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट। आज देखिए सरकार कर रही है, क्रॉप इंश्योरेंस है, सूखा हो गया, फ्लड हो गया, मतलब अगर हमारी फसल फेल्योर होती है किसी के कारण, नेचुरल कैलेमिटीज के कारण, तो उसका इंश्योरेंस होता है, फसल बीमा, और सरकार जो है उसके बदले में जो पैसा है वो देती है। तो फिलहाल बहुत कुछ रिफॉर्म किया जा रहा है, किया गया है। किसानों की आय दुगनी करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। किसानों को जो है, सीमांत किसान हैं, उनको किसान पेंशन के रूप में एक तरह से 2000 रुपये, मतलब एक तिमाही, मतलब एक साल में 8000 रुपये, 3 तिमाही उसको 8 नहीं 6, 2 2 2, एक साल में 6000। किसानों को हल्की सी मदद के लिए उनको खाद पानी अलग अलग। अभी एक किस्त देखिए आई है, 4 दिन हुआ है। ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर एंड डिजीज, अगर इन सब चीज़ों से हमारी फसल नुकसान होती है और उसका बीमा है तो सरकार जो है देती है उस पर पैसा। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक। ग्रामीण बैंक जो बनाए गए थे इसीलिए बनाए गए थे, ग्रामीण बैंक जो है लोगों की सुविधाओं के लिए। अब तो फिलहाल मोस्टली हर जगहों पे ग्रामीण बैंक का, स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, अदर अदर बैंक छोटे छोटे बाजारों में खुल गए हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सहकारिता, सहकारी संघ, जैसे आप देखे होंगे तमाम
जहाँ सहकारी समितियाँ, जहाँ पे ये खाद और ये सब मिलते थे, पहले तो वहाँ पे आपके राशन कोटा वाला चीनी ये सब मिलता था, सीड बीज जो है, लेकिन अब आज मोस्टली जो है खाद तक सीमित रह गया है। सहकारी बैंक बनाए गए थे, कोऑपरेटिव बैंक जो है, फॉर प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटीज टू द फार्मर एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, कम ब्याज दर पर जो है किसानों को किस चीज़ के लिए लोन लेकर के वो अपनी खेती करें और फिर उससे जमा करें। इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द डायरेक्शन किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, PAIS होता है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, आर सम अदर स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द बेनिफिट ऑफ द फार्मर्स। तो किसानों के लाभ के लिए तमाम स्कीम ऐसे लागू किए गए हैं। आज देखिए, अगर आप सोसाइटी से खाद लेके आते हैं, इफ्को या किसान जो है, उस पर लिखा होता है ना, खाद का खाद और बीमा भी। तो आप अगर उसके सदस्य हैं, मेंबर हैं, सोसाइटी से जुड़े हैं, तो आप समझ लीजिए मेंबर हैं उसके, और आपका भी बीमा है उस पर। किसान क्रेडिट कार्ड आप बनवाए हैं तो समझ लीजिए आपका भी बीमा है। स्पेशल वेदर बुलेटिन देखिए, इसीलिए किसान समाचार डेली रेडियो और टेलीविज़न पर दिया जाता है किसानों को जानकारी के लिए, मौसम से रिलेटेड, जिससे वो पहले से अलर्ट हो जाए। द गवर्नमेंट आल्सो अनाउंस मिनिमम सपोर्ट प्राइस। किसान देखिए जो लेवी पर धान गेहूँ ये सब लिए जाते हैं, हर चीज़ का पहले मिनिमम, हाँ हाँ, तो आ जाता है उस पे एक मिनिमम, मतलब न्यूनतम दर जो है घोषित हो जाती है कि इस रेट से किसानों का अनाज लिया जाएगा। 1800 रुपया जो है क्विंटल जैसे, या था 1900 रुपया क्विंटल इस समय गेहूं लिया जा रहा था, लेकिन हर किसान वहां तक नहीं पहुंच पाता, छोटे छोटे किसानों के लिए सुविधा उतनी नहीं हो पाती, इसलिए आढ़त शोषण करते हैं। इस समय देखिए 15 रुपया किलो गेहूं ले रहे हैं आढ़त वाले। Price for important crops to check the exploitation of farmers by speculator and middleman। अगला है भूदान यज्ञ आपका। तो भूदान यज्ञ ये महात्मा गांधी डिक्लियर्ड विनोबा भावे, तो ये शिष्य थे विनोबा भावे महात्मा गांधी के, डिस्पल और लेखक भी थे, इन्होंने किताबें भी लिखी हैं, इनकी किताबें छपती थी, मतलब क्लासों में भी उनकी आती थी, और एक तरह से संत के रूप में इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। विनोबा भावे हिज स्पिरिचुअल हायर, he also practiced participated in satyagraha as one of the foremost satyagrahis। He was one of the various क्या है, पोटरीज है क्या आप, गांधी जी कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज। तो आफ्टर गांधी जी मार्टरडॉम विनोबा भावे, मतलब कह रहा है कि जब गांधी जी का शहीद हुए, मतलब जो उनको गोली मारी गई, उसके बाद विनोबा भावे ने भूदान यज्ञ अंडरटूक पदयात्रा टू स्प्रेड गांधी जी मैसेज, कवर्ड ऑलमोस्ट द एंटायर कंट्री। पूरे देश में इन्होंने पदयात्रा करके गांधी जी के संदेशों को प्रचार प्रसार किया। वंस व्हेन ही वाज डिलीवरिंग अ लेक्चर एट पं पहमपाली इन आंध्र प्रदेश, मतलब अब पहमपाली नहीं है, पोचा, POCHA, पोचामपाली, कुशामपाली इन आंध्र प्रदेश में अपना एक बार लेक्चर दे रहे थे। सम पुअर लैंडलेस विलेजर्स डिमांडेड सम लैंड फॉर दियर इकोनॉमिक वेलबींग। तो कुछ किसान जो है, गरीब भूम रहित भूमिहीन गरीबों ने इनसे डिमांड किया कि उनको कुछ खेत दिया जाए जिससे अपनी जीविका चलाए।
विनोबा भावे कुड नॉट प्रॉमिस इट टू देम इमिडिएटली, फिलहाल वो उनसे उस समय कोई प्रॉमिस तो नहीं कर पाए, बट एश्योर्ड देम टू टॉक टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग प्रोविजन ऑफ लैंड फॉर देम इफ दे अंडरटूक कोऑपरेटिव फार्मिंग। फिर भी उन्होंने उनको विश्वास दिलाया कि हम भारत सरकार से बात करेंगे जिससे वो रिगार्डिंग प्रोविजन ऑफ लैंड, लैंड को लोगों को एक मतलब बंटवारा किया जाए, सबको लैंड हो। सडनली श्री रामचंद्र रेड्डी stood up and offered 80 acre of land to be distributed among 80 landless villagers। अब सोचिए, तभी जो है श्री रामचंद्र रेड्डी उस समय राजस्थान आंध्र प्रदेश के थे, जो एक तरह से लैंडलॉर्ड के रूप में उन्होंने अपना 80 एकड़ जमीन जो है 80 भूमिहीन किसानों में बांटने का घोषणा किया, अनाउंस। दिस एक्ट वाज नोन एज भूदान, और ये भूदान के नाम से जाना गया, भू का दान करना। लेटर ही ट्रेवल्ड एंड इंट्रोड्यूस हिज आइडियाज वाइडली ऑल ओवर इंडिया, और इस तरह से वो घूम घूम कर इस विचार को भूदान यज्ञ के रूप में उसको प्रचार प्रसार किया, लोगों से, बड़े बड़े जमींदारों से लैंड को छोटे छोटे किसानों में बांटने के लिए कहा। Many villagers offered to distribute some villages among the landless. It was known as Gram Dan. However, many landowners choose to provide some parts of their land to the poor farmers due to the fear of land sealing act। भाई इस वजह से कहा क्योंकि लैंड सीलिंग एक्ट, मतलब सोच रहे थे कहीं लैंड हमारी सीलिंग हो जाए, जो एक्ट था उसके डर से लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दिस भूदान ग्राम दान मूवमेंट इनिशिएटेड बाय विनोबा भावे आल्सो नोन ऑन द ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। किस नाम से जाना गया? ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, मतलब जिसमें कोई खून खराबा नहीं हुई और क्रांति भी हुई। अब आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट्स एंड आउटपुट में क्या है कृषि का योगदान? एग्रीकल्चर हैज बीन द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, शुरू से ही हमारी रीढ़ की हड्डी रही हमारी आर्थिक की, और उसमें दिखाया गया था आपको जीडीपी जो है 1951 से लेकर के 2010 इतना तक करीब आधे से अधिक जो है इकोनॉमी जो है जीडीपी कृषि क्षेत्र से आता था, नियर अबाउट 52% ऑफ टोटल। कहा गया the force was employed by the farm sector, which make more than half of the Indian population dependent on agriculture for sustenance। The declining share of agriculture in the GDP कब घटा है? आप देखे होंगे उस समय जो इकोनॉमिक्स में दिखाया था 2013-14 में टर्सरी सेक्टर का जीडीपी रेट ज़्यादा बढ़ा, कृषि का घटा। The serious concern because any decline and stagnation in agriculture will lead to a decline in other spheres of the economy having wider importance of agriculture। The considering the importance of agriculture in India, the government of India made concerted efforts to modernize agriculture। कह रहा है कि considering the importance of agriculture, मतलब कृषि के महत्व को देखते हुए उसको बढ़ावा दिया सरकार ने। मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर की आधुनिक खेती, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR की स्थापना की गई। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज एंड वेटनरी सर्विसेज एंड एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स बनाए गए। वेटनरी सेंटर मतलब कृषि एनिमल के लिए, पशुओं के लिए पशु अस्पताल और पशु चिकित्सालय जो है बनाया गया। डॉक्टर, पशुओं के डॉक्टर जैसे MBBS आप करते हो ऐसे वेटनरी में भी करके आप जो है पशु डॉक्टर, आज हर ब्लॉक और हर ब्लॉक से छोटे छोटे उपखंड बना करके वहाँ पे एक चिकित्सक रखे गए हैं जो किसानों के पशुओं को मतलब उनके रोगों को इलाज कर सकें।
और एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी, ये तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ भाई। कहाँ से है समझ में पा ये तो कल पढ़ दिया था। जो भी देखिए, एक बार जो चीजें पढ़ दिया दोबारा उसको अगर पढ़ता हो तुरंत दिमाग में आ जाता है। ये सब मेट्रोलॉजी बताया था हमने। एंड वेदर फॉरकास्ट कल पूछा भी था किसी ने, मेट्रोलॉजी क्या होता है, याद आ रहा होगा आप लोगों को। वर गिवन प्रायोरिटी फॉर improving Indian agriculture. Apart from this, improving the rural trans infrastructure was also considered essential for the same. From the table 4.1 clear that though the GPD यहाँ पे है, क्योंकि देखिए पेज ऊपर आधा तिहा कट जाता है इसका, उस पार्ट का इसमें आ गया। एग्रीकल्चर सेक्टर, द सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर से भी हमने एक्सप्लेन कर दिया था, लगता है कल खत्म हो गया था आपका। और ये देखिए याद करिए आपको कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, ये भी हो गया था। याद आ रहा कि नहीं आ रहा, जल्दी बताइए आप लोग। तो क्यों वहां बोला आप लोगों ने, तुम्ही ने बोला कि यस सर वहां से शुरू करना है। ग्लोबलाइजेशन इज नॉट अ, चलिए ठीक है फिलहाल। तो ये पॉइंट सब हो गए थे आपके, तभी मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा बचा था खत्म होने के लिए। कुछ भी नहीं रह गया था, बस मेरे ख्याल में कल खत्म है, तभी तो 31 मिनट का कल वीडियो बना था। यहाँ पे है देखिएगा, टुडे इंडियन एग्रीकल्चर फाइंड इटसेल्फ एट द क्रॉस रोड्स, मतलब एक तरह से चौराहा जिसको कहते हो, चारों तरफ इसके मार्ग खुले हुए हैं। टू मेक एग्रीकल्चर सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल, यहाँ देखिए टिश्यू कल्चर के थ्रू टीक क्लॉथ्स किया जा रहा है। टिश्यू कल्चर आप पढ़े हो साइंस में, टीक के पेड़ को उसका क्लोन तैयार किया जा रहा है। टू मेक या प्रॉपर थ्रस्ट should be given to the improvement of the condition of marginal and small farmers. The Green Revolution promised much, but today it's under controversies. It is being alleged that it has caused land degradation due to overuse of chemical. भाई ज़्यादातर आज हम प्रोडक्शन लेने के लिए लगातार खेत में सीड कोई बोते चले जा रहे हैं, और इससे एग्रीकल्चर मैन्यूर केमिकल पेस्टिसाइड ये सब करने से लैंड डिग्रेडेशन भी हो रहा है। ड्राइंग एक्विफर एंड वैनिशिंग बायोडाइवर्सिटी, हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है, जो आज लुप्त तो होती जा रही है, जैव विविधता, तरह तरह के जो जीव जंतु तो हमारे खेतों के अंदर भी मिट्टी में भी मिलते थे, वो इन केमिकल से मर रहे हैं। द की वर्ड टूडे द इज जीन रेवोल्यूशन विच इंक्लूड जेनेटिक इंजीनियरिंग। जीन रिवोल्यूशन मतलब जीन क्रांति, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग चल रही है, जीन में परिवर्तन करके नई नई स्पीसीज नई नई चीज़ों का जो क्रिएशन हो रहा है, इसको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड एज अ पावरफुल सप्लीमेंट्स इन इन्वेंटिंग न्यू हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सीड। कैन यू नेम एनी जीन मॉडिफाइड सीड यूज्ड वास्टली इन इंडिया? तो आज तो बहुत से हो रहे हैं। गेहूं पर किया गया है ग्रीन रिवोल्यूशन क्रांति जो शुरू हुआ है निबोरलाग कनाडा, वहाँ पे मैक्सिको में मैक्सिकन प्रजाति थी, और हमारे यहाँ इंडिया में स्वामीनाथन। In fact, organic farming is much in vogue today because it is practiced without factory made chemical. आज ज़्यादातर क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग पर जोर दिया जा रहा है, जिससे कि केमिकल्स खाद कम मिले, उसमें इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का उपयोग कम हो।
आज देखिए आपको ऑर्गेनिक सब्जियां, ऑर्गेनिक बहुत सी चीज़ें आने लगी हैं बाजार में, क्योंकि हम अब आज ज़्यादातर सब जान लीजिए केमिकल ही खाद खा रहे हैं, सब केमिकल डाल करके इंजेक्शन लगा के सब्जियां और ये सब चीज़ें आ रही हैं, जो कि इसीलिए तो सब स्वास्थ्यदायक नहीं है। नेचुरली ग्रोन किया जाए, ऑर्गेनिक ढंग से खेती उसकी की जाए तो वो फायदेमंद है। हेंस इट डज नॉट अफेक्ट एनवायरनमेंट इन नेगेटिव मैनर, और ये हमारे पर्यावरण पर भी बुरा असर नहीं डालता है। यहाँ पे है देखिए आपका प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद हैवी पेस्टिसाइड, जो एक छिड़काव किया जा रहा फसलों को बचाने के लिए, हमारे एनवायरनमेंट और एक्वेटिक दोनों तरह के एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है। A few economists think that Indian farmers have a bleak future if they continue growing food grains on the holding that grow smaller and smaller as the population rises. India's rural population is about 833 million 2011 की जनगणना के अनुसार, which depends upon 250 million hectares of agricultural land, an average of less than half hectare per person। कह रहा है अगर एवरेज लगाया जाए तो एक व्यक्ति के लिए हाफ हेक्टेयर भी, ये तो एवरेज है, वास्तविकता में तो बिल्कुल नहीं है किसी किसी के पास। इंडियन फार्मर्स शुड डाइवर्सिफाई दियर क्रॉपिंग पैटर्न, इसलिए अपने क्रॉपिंग पैटर्न को बदलना होगा, चेंज करना होगा। आज जो डिफरेंट है मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम है, उनको अपना करके ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमें अपनी यील्डिंग लेनी है। हाई वैल्यू क्रॉप, दिस विल इंक्रीज द इनकम एंड रिड्यूस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन the simultaneously, because fruits, medicinal herb, flowers, vegetables, biodiesel crop like jatropha and jojoba need much less irrigation than rice or sugarcane। तो हमको अपने ट्रेडिशनल क्रॉप से हट करके कुछ ऐसे क्रॉप ग्रो करने हैं जिससे ज़्यादा मतलब फर्टिलाइजर या ज़्यादा इरिगेशन की जरूरत भी ना पड़ती और किसानों की आय भी बढ़े। ये है आपका चैप्टर नंबर 4। इसके बाद एक्सरसाइज है, तो एक्सरसाइज आप लोग करेंगे, आपका होमवर्क है ये।